हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VNS इंटर कॉलेज भूपतपुर में। तो लेक्चर फर्स्ट आपने मेरा देखा था, आज हम लेक्चर सेकंड की बात करेंगे। ये मेरा लेक्चर सेकंड होगा। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको भौतिक विज्ञान के बारे में बता दिया था और द्रव्य और ऊर्जा के बारे में बता दिया था। आज हम चलते हैं थोड़े से लेसन की तरफ। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। वो चर्चा ये है कि मेरे भौतिक में दो टाइप होते हैं। जो भौतिक में पढ़ेंगे 12th की, उसमें दो कंडीशनें बन जाती हैं बेटा। एक हो जाता है आपका विद्युत की, एक टाइप होता है विद्युत की, और दूसरा टाइप आपका बनता है प्रकाश की। दूसरा टाइप आपका बन जाता है प्रकाश की। तो थोड़ी सी चर्चा हम इनके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो विद्युत की क्या है, देखिए दो टाइप पढ़ते हैं हम। एक होता है मेरा इलेक्ट्रिक और दूसरा होता है लाइट। दो टाइप हुआ करते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक लाइट। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक क्या है और लाइट क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक की। किसकी? विद्युत की। तो याद रखना, विद्युत्की के अंतर्गत कुछ नहीं होता, बस आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? आवेशों का। हम कह सकते हैं कि विद्युत्की के अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो परिभाषा बनाना चाहे तो परिभाषा बनाना इजी है। ये शाखा किसकी है? भौतिक विज्ञान की। तो हम कह देंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए? आवेशों का। जिसके अंतर्गत हम आवेशों का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत्की कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी हम बात करें प्रकाश की लाइट क्या है। तो प्रकाश की क्या है, तो अगर हम इसे थोड़ी भाषा में बांट लें तो अगर हम इस तरह कह दें प्रकाश प्लस की, किसकी चर्चा चल रही है यहाँ पे? तो चर्चा चल रही है प्रकाश की। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? प्रकाश की के अंतर्गत। प्रकाश की के अंतर्गत प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और विद्युत्की के अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी मैं बात आपसे ये करूं कि विद्युत्की जो है इसके कितने टाइप बनते हैं। विद्युत्की के कितने टाइप बनते हैं? तो बेटा याद रखना, विद्युत्की के दो टाइप बन जाते हैं। कितने टाइप बन जाते हैं? दो टाइप बन जाते हैं। पहला टाइप होता है आपका स्थिर विद्युत्की। स्थिर विद्युत्की फर्स्ट टाइप आपका बेटा बनता है स्थिर विद्युत्की, और बेटा सेकंड टाइप आपका बनता है गतिक विद्युत्की। हमारे दो टाइप बन जाते हैं विद्युत्की के, एक स्थिर और एक गतिक। अच्छा, आप समझ रहे होंगे ना, स्थिर मीन्स होता है रुका हुआ, है ना, ब्रह्मावस्था। तो स्थिर समझते हो, स्थिर माने होता है रुका हुआ या ब्रह्मावस्था। तो विद्युत्की के अंतर्गत क्या होता है? आवेशों का अध्ययन। तो हम कह देंगे स्थिर विद्युत्की क्या है? कह देंगे जिसके अंतर्गत आवेशों की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत आवेशों की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाएगा उसे हम स्थिर विद्युत्की कहते हैं। अभी बात करूं गतिक विद्युत्की की, तो गतिक से मिलता जुलता एक वर्ड क्या है? गति। तो कह सकते हैं ना, विद्युत्की क्या है? जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाएगा। गतिक विद्युत्की है तो आवेशों की गति अवस्था का अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा? आवेशों की गति अवस्था का। क्लियर हो गया कि नहीं? तो विद्युत्की क्या है? जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाएगा, वो होगी आपकी विद्युत्की। इसके टू टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका बनता है स्थिर विद्युत्की और सेकेंड बनता है गतिक विद्युत्की। स्थिर तो कह देंगे कि जिसके अंतर्गत आवेशों की स्थिर अवस्था का अध्ययन किया जाएगा उसे हम स्थिर विद्युत्की कहते हैं। और अब आ जाओ गतिक विद्युत्की, तो कह देंगे जिसके अंतर्गत गति अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे हम गतिक विद्युत्की कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? तो चलिए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों लेसन नंबर फर्स्ट को। हमारा लेसन नंबर फर्स्ट क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ गई है बारी पढ़ने की। अभी तक तो चर्चा कर रहे थे हम, लेकिन अब पढ़ेंगे हम लेसन नंबर फर्स्ट को और एक एक टॉपिक पढ़ के कंप्लीट करेंगे। एक एक डेरिवेशन, एक एक डेफिनेशन, और यहाँ तक कि आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल भी। बस आप जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल VNS इंटर कॉलेज भूपतपुर में। तो बात करते हैं विद्युत आवेश की। पहले हम बात कर लेते हैं विद्युत आवेश की। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है? हम कह देंगे इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज।
ठीक है ना। विद्युत आवेश क्या है, तो याद रखना। देखिए पहले हम पूरी चर्चा बता देते हैं, प्रोसेस बता देते हैं कि किस तरह क्या हुआ। बेटा याद रखना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थेल्स, एक साइंटिस्ट थे थेल्स, ठीक है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने बेटा ये बात कब की है, तो 600 ईसा पूर्व की, 600 ईसा पूर्व में एक साइंटिस्ट थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम था थेल्स। तो थेल्स ने एक प्रयोग किया। जब थेल्स ने प्रयोग किया तो एक पदार्थ था जिनका नाम था बेटा अंबर, एक पदार्थ था जिसका नाम क्या था, अंबर। तो इन्होंने क्या किया, थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ को रुई से रगड़ा। किससे रगड़ा बेटा, रुई से। जब इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को बेटा रुई से रगड़ा तो इन्होंने ये पाया कि अंबर नामक पदार्थ में एक गुण उत्पन्न हो गया था। वो गुण ये था कि जब इन्होंने अंबर नामक पदार्थ को रुई से रगड़ा तो इन्होंने पाया कि जो अंबर नामक पदार्थ था ये छोटे छोटे तिनके, धूल के कण इनको अपनी ओर खींचने लगा था, मतलब आकर्षित करने लगा था। तो इन्होंने कह दिया कि अंबर नामक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसे अगर हम रुई से रगड़ेंगे तो ये वैद्युतमय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, वैद्युतमय हो जाएगा। वैद्युतमय होने का मतलब ये है कि ये वस्तुओं को अपनी ओर खींचने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। और इतना कहने के बाद इन्होंने अपनी बात को फ्लॉप कर दिया। इतना कह दिया, इतना कहने के बाद इन्होंने अपनी बात को फ्लॉप कर दिया। फिर एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। तो बेटा डॉक्टर गिलबर्ट ने भी एक प्रयोग किया। डॉक्टर गिलबर्ट ने जब प्रयोग किया तो थेल्स के ही प्रयोग पे थेल्स ने ये बताया था कि अंबर नामक पदार्थ एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसे अगर हम रुई से रगड़ेंगे तो ये वैद्युतमय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वैद्युतमय हो जाएगा। अब भैया इतना कहने के बाद इन्होंने अपनी बात को फ्लॉप कर दिया था। तो डॉक्टर गिलबर्ट ने फिर इनके प्रयोग पर प्रयोग किया। तो इन्होंने अपने प्रयोग में ये बता दिया कि अंबर नामक पदार्थ ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे अगर हम रुई से रगड़ेंगे तो वैद्युतमय हो जाएगा, ना कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें अगर हम बिल्ली की खाल या रुई से रगड़ेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वैद्युतमय हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बता दिया आबनूस है, क्या है बेटा, आबनूस। उन्होंने बताया आबनूस है, अंबर है, अंबर तो चलो उन्होंने बता ही दिया था, गंधक है, ठीक है, प्लास्टिक है, कांच है, ये कांच है। ये सभी पदार्थ और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम रुई से या बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो ये वैद्युतमय हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, वैद्युतमय हो जाएंगे। अच्छा, आप जब छोटे थे तो आपको पता है आप एक प्रयोग किया करते थे। आप पेन को लेते थे और बालों में यूं घिसा करते थे। बालों में जब घिसते थे तो घिसने के बाद उस पेन में एक जादू सा हो जाया करता था। वो जादू ये था कि ये छोटे छोटे तिनके, धूल के कण उसमें चिपकने लगते थे। तो बात तो यही है ना कि मैंने पेन और बालों के बीच घर्षण हुआ तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ, और जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी पदार्थ वैद्युतमय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वैद्युतमय। अच्छा, इतनी बात बताने से आपको कुछ समझ में आया होगा। बात ये समझ में आई होगी कि अगर कोई भी पदार्थ वैद्युतमय होता है, आवेशित होता है, तो दो स्थितियों में। पहली स्थिति ये कि उसमें कौन सा गुण उत्पन्न हो जाए, या तो वैद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव। क्या उत्पन्न हो जाए, या तो वैद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव। ये गुण अगर उत्पन्न हो जाएंगे तो वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, वैद्युतमय हो जाएगा। कोई भी पदार्थ होगा अगर उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत आवेश। तो परिभाषा भी बन गई। तो कह देंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। बस दो ही तो वर्ड हैं, एक वैद्युत और एक चुंबकीय प्रभाव, और ये किसी का गुण ही तो होगा, किसी न किसी पदार्थ का गुण होगा। तो हम कह सकते हैं सीधा सा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण
उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो मैंने क्या बताया, यही तो समझाया था ना मैंने, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। तो याद रखना बेटा, आवेश तो क्लियर हो गया। अब आवेश होते कितने प्रकार के हैं, और ये भी बात समझ लो कि आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तभी तो कहते हैं ना कि भौतिक का कोई जनक नहीं होता। मानते तो हैं न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन को, लेकिन यहाँ जनक है कोई नहीं उनका। क्यों? क्योंकि भौतिक के क्षेत्र में कई एक वैज्ञानिकों का योगदान रहा। अब देखो आवेश में ही आ जाओ तो थेल्स ने भी प्रयोग किया, डॉक्टर गिलबर्ट ने भी किया। अब देखिए आवेश के बारे में एक नए वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बताया, जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेशों के बारे में सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अब हम बात करते हैं आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के। आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के। तो पहला बनता है धन आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, और दूसरा बनता है ऋण आवेश। दूसरा बन जाता है आपका ऋण आवेश। तो समझना है आपको, पहला बना धन आवेश, दूसरा बना ऋण आवेश। तो अब बात करते हैं कि धनावेश क्या होगा और ऋणावेश क्या होगा। तो समझना होगा आपको, ऊपर से हम रब कर दे रहे हैं, फिर समझना है कि धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। तो बात करते हैं हम धनावेश की। बस कुछ नहीं है, आपको समझना है। अगर साइंस को साइंस की तरह नहीं पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो धन आवेश क्या है? तो बात करते हैं धन। बेटा धन का विपरीत क्या होता है? ऋण। और ऋण किसे दर्शाता है? कमी को। और आपको पता होना चाहिए, कोई भी पदार्थ यदि आवेश को ग्रहण करेगा तो वो दो स्थितियों में कर पाएगा, या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। दो स्थितियों में कर पाएगा। याद रखना आप सभी कि अगर कोई भी पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा और अगर करना चाहता है तो वो दो स्थितियों पे, पहली स्थिति ये बनेगी कि या तो वो इलेक्ट्रॉनों को दे दे, या फिर इलेक्ट्रॉनों को ले ले। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। तो बेटा याद रखना, मैंने ये कहा कि धन आवेश की बात चल रही है, तो धन का ये हो गया। और धन का विपरीत क्या हुआ? ऋण। ऋण किसे दर्शाता है? कमी को। ऋण किसे दर्शाता है? कमी को। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश। कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अभी हम बात करें ऋण आवेश की, तो ठीक विपरीत इसका कर दो, ऋण आवेश का। ऋण आवेश है तो बेटा ऋण आवेश को समझेंगे, ऋण आवेश क्या है। अच्छा एक बात बताओ, ऋण है, ऋण का ठीक विपरीत क्या हुआ बेटा? धन। और धन किसे दर्शाता है? अधिकता को। तो कहने का मतलब क्या है कि धन जब अधिकता को दर्शा रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो धन आवेश उत्पन्न होता है। कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? धन आवेश उत्पन्न होता है। अच्छा क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश आपका क्लियर हो गया। ठीक है, धन आवेश और ऋण आवेश आपका। तो देखिए एक नोट पॉइंट आप सभी बना लो। मैंने अभी आपको एक बात समझाई थी, अगर कोई भी पदार्थ आवेश को ग्रहण करना चाहता है, अगर कोई भी पदार्थ आवेश को ग्रहण करना चाहता है तो वो दो स्थितियों में कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोई भी पदार्थ आवेश को तभी ग्रहण कर सकता है जब वह इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले, तभी वो आवेश की उत्पत्ति कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका वैद्युत आवेश। क्लियर हुआ? ठीक है।
अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आवेश का क्वांटीकरण नियम। तो अब बात करते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण नियम। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाता है। तो समझिए, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण है ना, इससे मिलता जुलता एक शब्द क्या बनता है? काउंट। क्या बनता है? काउंट। और काउंट मीन्स क्या होता है? गिनना, आप जानते हो। तो यहाँ आवेश को क्या करेंगे? हम गिनेंगे। क्या करेंगे? आवेश को गिनेंगे। अच्छा, एक बात बताएंगे आप सभी, मैंने अभी आपको बताया था नोट पॉइंट में कि कोई भी पदार्थ आवेश को तभी ग्रहण कर पाएगा या तो वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। मान लो किसी पदार्थ ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और फिर वो, जैसे मान लो मैंने कह दिया ये दो पदार्थ हैं, ठीक है, मैंने कहा आपसे ये दो पदार्थ हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग कर दिया, तो भैया इसने त्याग किया तो ये ग्रहण भी तो करेगा। इसने त्याग किया तो इसने ग्रहण किया, तभी तो आवेश की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे क्या बन गया? प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो कहोगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया, तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस एक इलेक्ट्रॉन। मैंने मान लो, मैंने कहा चलो ठीक है, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए और इसने दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार इसने तीन इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसने तीन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, तो क्या बन जाएगा? प्लस माइनस तीन इलेक्ट्रॉन। मान लो इसने चार इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इसने चार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, तो बताइए क्या बन गया यहाँ पे? प्लस माइनस चार इलेक्ट्रॉन। इस तरह हम कह सकते हैं। तो एक बात आपकी समझ में आ रही होगी ना कि अगर कोई भी पदार्थ आवेश को ग्रहण कर रहा है, अगर कोई भी पदार्थ आवेश को ग्रहण कर रहा है तो वो सदैव इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में करेगा। किसके गुणज में करेगा? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में करेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं, और देखिए 1 2 3 4 5 ये तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? एन से। मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से दर्शा दिया, तो क्यू बराबर क्या बन जाएगा? प्लस माइनस एन ई। यही क्या होता है? आपका आवेश का क्वांटीकरण नियम होता है। क्या? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। तो अब हम बात करते हैं, तो अब हम यहाँ कह सकते हैं ना कि कोई भी पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा तो वो करेगा किसके गुणज में? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होती है, तो वह पदार्थ आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में ग्रहण कर लेता है। पूर्ण गुणज में ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना? अगर किसी भी पदार्थ में n इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी तो वो पदार्थ आवेश को ग्रहण करेगा, तो आवेश को ग्रहण करेगा किसके गुणज में? इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में। तो हम कह सकते हैं कि आवेश Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये आपका बन जाएगा आवेश का क्वांटीकरण नियम। क्या बन जाएगा? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब हम अगला लेक्चर जो होगा आपका लेक्चर नंबर 3 वो हम देखेंगे नेक्स्ट डे पे। ठीक है? तो जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल VNS इंटर कॉलेज भूपतपुर में, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि अन्य बच्चों को भी प्रॉफिट मिल सके।